दोस्तों नमस्कार। आज वो दिन था जिसका आप सबको बहुत इंतजार था कि केजरीवाल साहब ईडी के ऑफिस में जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी और फिर क्या वो ईडी ऑफिस से वापस अपने घर जा पाएंगे या नहीं। ये सवाल पिछले कई दिनों से और खासकर जब से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया है, ये सवाल पब्लिक डोमेन में बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस हुआ। केजरीवाल साहब गायब रहे, नदारद रहे। ईडी का सम्मन उनको मिला लेकिन वो नहीं गए। अब सवाल इस बात का है कि क्या कारण था, क्यों केजरीवाल साहब नहीं गए और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। दोस्तों आज 5 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए आप पेशेंस से इस वीडियो को सुनिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा केजरीवाल साहब को जो चिट्ठी मिली, सम्मन मिला, जिसको मैं कह रहा हूं ईडी की तरफ से, उसके जवाब में केजरीवाल साहब ने जो अपनी तरफ से चिट्ठी आज भेजी है ईडी को, वो क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसकी डिटेल में विवेचना करेंगे। फिर किस आधार पे ईडी ने केजरीवाल को बुलाया और उसका कंपैरिजन करेंगे केजरीवाल के जवाब से कि क्या उनके तर्क जो थे या लॉजिक थे नहीं जाने के, क्या वो वाजिब थे। उसमें जो कहा गया है ईडी के संबंध में या जो पीएमएलए का कानून है, उसके तहत अब केजरीवाल साहब के लिए क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। 2 कानून और आते हैं, उसमें आईपीसी की धारा भी लग सकती है और जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो भी लागू होगा, पीएमएलए की धाराएं भी लागू होंगी। और इन सब के बीच में जो और महत्वपूर्ण चीज है, जो केजरीवाल साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, कि इस सारी घटनाक्रम का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है और जब ये दोबारा मुद्दा कोर्ट में जाएगा तो इसके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस और क्या होने वाले हैं। तो ये 5 चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। धैर्य रखिएगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब मैं आपके लिए इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा था मुझे बहुत सारा इंटरेस्टिंग डायमेंशंस इसमें देखा, तो मैंने कहा आपके साथ विस्तार से शेयर किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं केजरीवाल साहब ने जो चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी क्या बोलती है और उसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो वास्तव में लॉजिकल है या एज यूजुअल केजरीवाल साहब ने अपनी तरफ से इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करी और कहीं आज खुद परेशानियों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे और सबसे पहले आज हम चिट्ठी से शुरुआत करते हैं। 2 तारीख को चिट्ठी भेजी गई है असिस्टेंट डायरेक्टर को, श्री जोगिंदर। अब आपको यह ध्यान होगा कि ईडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और जैसा मैंने कल के वीडियो में भी कहा, पहले भी कहा, ईडी का काम है अगर मनी ट्रांसफर कहीं हुआ है, इलीगल मनी या इलीगल रूप से मनी ट्रांसफर हुआ है, तो ईडी को जानकारी देनी पड़ती है या उस पर इन्वेस्टिगेशन का अधिकार ईडी का है। और क्योंकि ये मनी मैटर्स है, इसीलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके तहत ईडी काम करती है। ईडी कोई अलग से सीबीआई या पुलिस डिपार्टमेंट की तरह सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है, ये मोदी साहब या पीएमओ का डिपार्टमेंट नहीं है। ये डिपार्टमेंट आता है मैडम सीतारामन के अंडर, निर्मला सीतारामन जी के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ईडी उनके तहत आता है। आज जो केजरीवाल साहब ने लिखा उस चीजों को हम जरा ध्यान से पढ़ते हैं। शुरुआत में इन्होंने डायरेक्ट चिट्ठी लिखी, कहीं पे कोई डियर सर नहीं, रिस्पेक्टेड सर नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट इन्होंने चिट्ठी करी। समन नंबर पीएमएलए समन सो एंड सो, फाइल नंबर सो एंड सो ऑफ 2022, मतलब ये केस चल रहा है 2022 से। ये फाइल जो खुली हुई है ये 2022 से फाइल खुली हुई है, ये नई फाइल नहीं है। इसका मतलब ये काफी समय से केस चल रहा है।
आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर समन डेटेड 30 अक्टूबर 2023 बियरिंग फाइल नंबर सो एंड सो, जो मैंने आपको बताया. वाई द सेड समन आई हैव बीन डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर योर गुड सेल्फ ऑन 2nd November 2023 at 11 a.m. This said summon has been issued under Section 50 PMLA Act in relation to a file bearing number so and so, जिसकी मैंने आपसे बात करी. अब देखिए दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है. केजरीवाल साहब खुद मान रहे हैं कि ये जो समन आया है ये पीएमएलए के तहत आया है और उसमें सेक्शन 50 के तहत इस समन को इशू किया गया है. अब इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये है कि आफ्टर ऑल पीएमएलए का जो कानून है वो सेक्शन 50 क्या बोलता है, पहले हम उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे ताकि इस पूरे मुद्दे को हम ढंग से समझ सकें. सेक्शन 50 बोलता है पावर्स ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू गिव एविडेंस एटसेट्रा. ये बहुत क्लियर कहा गया है. The director shall, for the purpose of Section 13, have the same powers as are vested in Civil Procedure Code while trying a suit in respect of the following matters. जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन या मुकदमा चल रहा होता है तो आप जो डायरेक्टर है, कौन, डायरेक्टर ऑफ ईडी, क्योंकि पीएमएलए के जो एनफोर्समेंट की जिम्मेवारी है वो डायरेक्टर ईडी के पास है. तो डायरेक्टर ईडी बुलाएंगे किसी को भी, किसके लिए, discovery and inspection, enforcing the attendance of any person including any officer of a reporting entity and examining him on oath. इसका मतलब यह है कि वो किसी भी इंसान को या अधिकारी को बुला सकते हैं और ओथ के तहत वो उसको एग्जामिन करेंगे. मतलब जो भी मैं कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा. मतलब आपको झूठ बोलने की इजाजत वहां पे नहीं है क्योंकि आप शपथ पत्र के हिसाब पे साइन कर रहे हैं. कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, आपको ये कहा जा सकता है कि अगर आपके पास ये कागज है तो आप लेके आइए, ये कानून बोलता है. रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, अगर आपने कहा कि मैं नहीं वहां पे था, मैं उस मीटिंग में नहीं था, आप शपथ पत्र पे एफिडेविट में लिख के दीजिए. कहने से काम नहीं चलेगा. मान लीजिए कि जब घोटाला हो रहा था लीकर पॉलिसी को लेके, तब अगर आप उस मीटिंग में नहीं थे, कैबिनेट मीटिंग में नहीं थे, आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, मनीष सिसोदिया ने आपको कुछ नहीं बताया, बिल्कुल सही कह रहे होंगे आप, बस आप ये लिखित में दे दीजिए इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है. वो इसलिए जरूरी है, कल को अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा और ये पता लगता है कि केजरीवाल साहब ने झूठा एफिडेविट दिया है तो फिर उसके गंभीर परिणाम होंगे जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा. इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है. इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, अगर ईडी चाहे तो एक्सपर्ट्स को या अपने ऑफिसर्स का एक कमीशन बना सकता है, एक एक्सपर्ट ग्रुप बना सकता है जो रिलेवेंट एविडेंस और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं. एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी अधिकार इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे मुद्दे की जड़ तक जाने के लिए जो भी जरूरी हो, वो डायरेक्टर ईडी के पास अधिकार हैं. ये कानून बोलता है. तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि बीजेपी ने कहा है या किसी और ने कहा है, ये कानून कहता है. अब और भी घातक चीज है जिसको केजरीवाल के वकीलों ने शायद पढ़ के सुनाया या नहीं. अगर केजरीवाल को उनके वकीलों ने पढ़ के नहीं सुनाया तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल को अपने वकील बदल लेने चाहिए, या उनके वकीलों ने अगर पढ़ के सुनाया तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, इसीलिए आज का टाइटल है कि आत्मघाती कदम केजरीवाल ने क्यों उठाया, वो इस लाइन से क्लियर होता है. और ये चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है ये अपने आप में बहुत ही गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने खुद अपने खिलाफ बोल दिया है. द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, एनीवन shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary, whether to give evidence or to produce any records during the course of any investigation or proceedings under this act. Summon to any person, यहां ये नहीं लिखा है कि आप राजनीतिज्ञ हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कार्यकर्ता हैं. ऐसा कोई डिफरेंशिएशन कानून में नहीं है.
तो केजरीवाल साहब ने अपनी चिट्ठी में, अब मैं उनकी चिट्ठी पे दोबारा आता हूं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि द said summon is not clear as to the capacity in which I am being summoned, that is as witness or a suspect in the above mentioned case. अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये आर्ग्यूमेंट केजरीवाल का कानून के हिसाब से गलत है। आपको बुलाया है, आपको जाना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी। कानून क्या बोलता है? एनी पर्सन। आप पर्सन है ना, अगर आप जिंदा हैं, आप पर्सन हैं, आपको बुलाया है, आपको जाना होगा। किस कैपेसिटी में, क्या डिमांड है, क्या नहीं है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बुलाया है, आप जाइए। लेकिन इन्होंने कहा जी मैं नहीं जा पाऊंगा। द सेड समन डज नॉट स्पेसिफाई वेदर आई एम बीइंग समन्ड एज एन इंडिविजुअल or in my official capacity as chief minister or as the national convener of AAP and appears to be nature of fishing and roving inquiry. ये आर्ग्यूमेंट केजरीवाल का इलॉजिकल है कानून के हिसाब से। आपको समन भेजा गया, आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आर्ग्यूमेंट केजरीवाल ने दिया अपने डिफेंस में और जो चिट्ठी भेजी ईडी को कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं, इसके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। फिर ये बोलते हैं कि दिस इज इशूड एट द बिहेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी एट सेंटर। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानून में जो भी सत्ता में पार्टी होगी, कोई भी पार्टी हो, सरकार उनकी है, और अगर उनकी सरकार के तहत ईडी को कोई बुलाता है तो क्या ये सरकार पॉलिटिकल पार्टी बुलाती है या गवर्नमेंट एज ए मशीनरी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी या बॉडी वो आपको बुला रही है? यहाँ पे कहीं नहीं है ये डिफरेंशिएशन। तो ये आर्ग्यूमेंट कि साहब बीजेपी के कहने पे बुलाया, या प्रूव करिए ना कोर्ट में। ये आपके पास मौका आएगा कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि जो एविडेंस आपसे मांगे जा रहे हैं वो बीजेपी के कहने पे मांगे जा रहे हैं। आपके पास तथ्य होंगे तभी तो आप बोल रहे हो, और वो तथ्य आप कोर्ट में रख दीजिएगा। तो कोर्ट अगर उसको वैलिड मानता है तो आपको रियायत मिल जाएगी, अगर कोर्ट उसको वैलिड नहीं मानता है तो आपको रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन आपको जाना चाहिए था, ये बात बहुत क्लियर है। अब वापस हम आते हैं पीएमएलए एक्ट को लेके, क्योंकि वो एंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों पीएमएलए एक्ट आगे अगर हम उसको देखते हैं तो वो क्या बोलता है? ऑल द पर्सन्स हु समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन। आपको आना पड़ेगा। और अगर आपको मध्य प्रदेश कैंपेनिंग के लिए जाना है तो ये देखिए यहां पे केजरीवाल ने एक और गलती करी। और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट्स एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट एंड शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी सब्जेक्ट respecting which they are examined or make statement and produce such document as may be required. आपको चुनाव कैंपेनिंग में जाना, आप जाइए। आप अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते थे, आप अपनी वाइफ को भेज सकते थे, पार्टी के कार्यकर्ता को भेज सकते थे, आप अपने वकील को भेज सकते थे, लेकिन आपको एब्सेंट रहने का कोई अधिकार नहीं था। अब आप ये भी कहेंगे कि मैं बिजी था तो आपका क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता था? ये जवाब केजरीवाल के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में कहा जाएगा कि एग्रीड, आपको जाना था कैंपेन में, आप जाइए, आपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं भेजा? तब इनके पास क्या जवाब होगा कि आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। ये जब बातें सामने आएंगी तो केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसीलिए इस पूरे मुद्दे को जानना जरूरी है। एवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 2 and 3 shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the IPC. जो भी यहां पे कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी, वो आईपीसी की धारा के तहत उसको माना जाएगा। मैं अब आईपीसी की धारा जो 193 और 228 है वो क्या बोलती है वो मैं आपके सामने पढ़ के बता देता हूं। दोस्तों 193 बोलती है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अगर आपने झूठे बयान दिए या साक्ष्य दिए या एविडेंस दिए
Whoever intentionally gives false evidence in any stage of judicial proceedings or fabricated false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with the imprisonment of either for a term which may extend to 7 years or shall also be liable to fine. And whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years and shall be liable to the fine. अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर इन्होंने फॉल्स एविडेंस दिए हुए या इन्होंने फॉल्स एविडेंस बना के सबमिट किए, अगर ये खुद जाएं और झूठ बोले तो 7 साल की सजा, अगर इन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू झूठ बुलवाया तो 3 साल की सजा। सजा तो मिलेगी अगर झूठ बोले। ये तो था सेक्शन आईपीसी का 193। अब ये देखते हैं कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या बोलता है। वो जो सेक्शन है वो सेक्शन है 228। अब 228 आज की जो हरकत करी है केजरीवाल साहब ने, वो केजरीवाल साहब पे क्यों भारी पड़ने वाली। आपको याद होगा कोर्ट ने ये बोला था कि आप 6 से 8 महीने में इस केस को खत्म करिए। तुरंत सम्मन भेजा गया ताकि स्पीड अप इंक्वायरी हो। डिले किसने किया? केजरीवाल। गलती में अब कौन आ गया? पूरे प्रोसीडिंग्स को डिले करने के ऊपर कौन जिम्मेवार हो गया? केजरीवाल। अगर केजरीवाल के कारण प्रोसीडिंग्स डिले होती हैं तो सेक्शन 228 जो आईपीसी का है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है इंटेंशनली इंसल्ट और इंटरप्शन टू द पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब whoever intentionally offers an insult or causes an interruption to any public servant which shall public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding। पीएमएलए के हिसाब से सारे ऑफिसर्स आर पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। उन्होंने आपको समन बुलाया, इसका मतलब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा थी। अगर आप वहां नहीं गए, अब इंटरप्शन हुआ, आप टाइम पे नहीं गए, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or a fine which may be extended to ₹1000 or with both। अब सवाल ये है दोस्तों, नहीं जाना, अगर मान लीजिए अगली हियरिंग में ईडी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बोल देता है कि भाई साहब ये तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सम्मन भेजा जाता है आते ही नहीं है, और ये कहते हैं कि आप होते कौन है बुलाने वाले, और हमें बताओ बुलाया क्यों जा रहा है, जबकि ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कानून में। कोर्ट भी केजरीवाल साहब को झाड़ लगाने वाला है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने लिए कोर्ट को भी, जो अगर कोर्ट अभी इनके लिए सिंपैथेटिक होता, अब कोर्ट भी इनके साथ बिल्कुल एज ए क्रिमिनल ट्रीट करेगा। आप चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन कानून से बड़े नहीं हैं। ये बात हमें अब समझ में आनी पड़ेगी। ये जब बातें हो रही हैं तो दोस्तों अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब हम इसको और आगे लेके चलते हैं इस कार्रवाई को। अब सीपीसी में जो हमारा कानून है, कोड फॉर सिविल प्रोसीजर, क्योंकि जो ईडी की कार्रवाई है, जो मैंने आपको समन बताया, वो पूरा का पूरा जो हमारा सीपीसी की प्रावधान है उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि पावर्स जो है पीएमएलए में वो सीपीसी के हिसाब से है। अब उसमें क्या बोला जाता है? Power to order discovery and the like, subject to such conditions and limitations as may be prescribed the court में। अब पीएमएलए कोर्ट इनको क्या कह सकता है? At any time either of its own or on the application of any party, means PMLA department, make any such order as may be necessary or reasonable in all matters relating to delivery and answering of interrogatories and admission of documents and fact, discovery, inspection, production, impounding and result of documents or material producible as evidence। इनको पीएमएलए कोर्ट भी लताड़ लगा के कह सकते हैं आप आइए, भाग नहीं सकते आप। चलिए आज आप चले गए, कब तक भागेंगे? अल्टीमेटली तो आना तो कानून की गिरफ्त में पड़ेगा, लेकिन आपने अपनी इमेज खराब कर दी, आप भगोड़े करार दिए जाओगे।
issue summons to person whose attendance is required either to give evidence or to produce document or such objects as aforesaid. पर्सन, यहाँ कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, आपको बुलाया, आपको जाना है। ये बताना कोई जरूरी नहीं है कि आपको किस हैसियत से बुलाया है। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आपको बुलाया गया है, आप जाइए, खत्म हो गई बात। आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है किस हैसियत से, क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि आप किसी को वीआईपी ट्रीट करें, आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या कुछ भी। ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, जो हम पहले चर्चा कर चुके। समन्स ऑफ विटनेस, ये बहुत क्लियर है। एंड पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर मान लीजिए केजरीवाल साहब नहीं आते हैं, एक दो बार और मौका दिया जाएगा, फिर केजरीवाल साहब, मान लीजिए अब इलेक्शन हो रहे हैं, त्योहार हो रहे हैं, आपके पॉलिटिकल एजेंडा है, तो सबके होते हैं। जितने लोग आज जेल में हैं, क्या उनके काम नहीं है? बिजनेसमैन जेल में है, वो कहेगा जी मेरे को तो बिजनेस चलाना है, मेरे को अपने स्टाफ को गाइड करना है, मेरे को जेल में क्यों रखा हुआ है? कोई बोलेगा जी मेरे बच्चे का मैरिज है या बर्थडे है, मुझे जाना है, आपने जेल में क्यों रखा हुआ है? क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा? अगर ऐसा वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो जितने लोग जेल में है सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबके पास जिंदगी में कोई ना कोई काम था। तो ये आर्ग्यूमेंट कि साहब मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आपको हंसी भी आएगी कि किस तरह की इमेच्योर आर्ग्यूमेंट केजरीवाल ने दिए हैं। आई एम द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो पहली बात तो इन्होंने यहाँ एक्सेप्ट किया है कि मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूं। अंडर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, चीफ मिनिस्टर की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी तरह का अगर टैक्स लॉ या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन स्टेट पे आता है किसी पॉलिसी पे, तो चीफ मिनिस्टर जिम्मेवार होगा। तो यहां इनडायरेक्टली केजरीवाल साहब ने खुद को फंसा लिया कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मतलब जितने घपले दिल्ली में हुए हैं वो मेरी नजर के या नाक के नीचे हुए। And national convener of Aam Aadmi Party, that is ruling party in the state of NCT of Delhi and Punjab. The fact that there are 5 states in the country, Mizoram, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana, which are going to election shortly, and election commission has already announced the dates. So what? आज इलेक्शन होंगे, फिर पंचायत के इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद एमपी के इलेक्शन होंगे, फिर आपके वार्ड इलेक्शन होंगे, फिर कुछ और होगा, फिर आपका फंक्शन हो, कुछ भी चलेगा। Elections are in the November and the results will be announced on 3rd December. Being the national convener and a star campaigner of the Aam Aadmi Party, a national party which is contesting election, I am required to travel for the campaigning and to provide political guidance to my field workers of Aam Aadmi Party. अगर आपने क्राइम किया है, आपने अगर गुनाह किया है, तो ये सारे तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है ना। गुनाहगार को फ्रीडम नहीं मिलता है। आपकी जगह जेल में भी हो सकती है, आपको कन्फाइनमेंट में भी दिखा सकता है, क्योंकि आप एक सोशल थ्रेट भी हो सकते हैं। तो ये डिसाइड करना आपका काम नहीं है, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। आपको दिक्कत थी, आप कोर्ट में अप्लाई करते कि साहब ये समन के लिए डिले कर दिया जाए, मेरी डेट को एक्सटेंड कर दी जाए। अगर कोर्ट आपको इजाजत देता, आप निश्चित रूप से कैंपेनिंग करते। लेकिन आप कानून के हिसाब से दिए गए सम्मन को इग्नोर करके और अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेज रहे हैं और कह रहे हैं मैं कैंपेनिंग पे जा रहा हूं, तो क्या क्रिमिनल्स को खुला छोड़ दिया जाए? ये बात आपको समझनी होगी। कल तो कोई मर्डरर भी बोलेगा जी मैं बहुत बिजी हूं, मेरी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, घर में फंक्शन है, मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा, अभी टाइम नहीं है। तो क्या आप किसी क्रिमिनल को, रेपिस्ट को खुला छोड़ देंगे क्योंकि उसके पास और बहुत काम है जिंदगी में? ये बात आपको समझनी होगी। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भारत सरकार का कानून नहीं है, ये इंटरनेशनल कानून है। और इंटरनेशनल कानून मनी लॉन्ड्रिंग का इसलिए बनाया गया है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग एंड अदर करप्शन एंड क्राइम्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन है, ये कोई जेब कतरे की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कोई रोड एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, या किसी को आपने गाली दे दी है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कहीं पे कोई मानहानि का इन्वेस्टिगेशन नहीं है विच यू कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।
हो सकता है कि वो पैसा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया हो या आपने दिया हो। ये तो तब पता लगेगा ना जब आप एविडेंस देंगे कि 338 करोड़ रुपए हमें नहीं पता कहां गए। आपको नहीं पता तो हो सकता है आपने कश्मीर में टेररिस्टों को दिए हों, खालिस्तानियों को दिए हों भारत के खिलाफ, क्योंकि आपके ऊपर तो वो भी आरोप है कि आप सिंपैथाइजर हैं खालिस्तानियों के। तो कहने का मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है। As a Chief Minister of NCT of Delhi, I have governance and official commitment for which my presence is required, particularly in view of Diwali festival coming up in the second week of November. तो साहब मुझे त्योहार भी मनाना है। In view of the above, please recall the said summon, which is to say the least is vague and motivated. I am advised unsustainable in law. अब मुझे नहीं पता ये अनसस्टेनेबल इन लॉ, मैंने आपको सारे प्रावधान पढ़ के सुना दिए दोस्तों। अब इनको कौन सा वकील गाइड कर रहा है मुझे नहीं पता, इसीलिए इस वीडियो को डिटेल में समझना जरूरी था। अभी तक दोस्तों जो मैंने आपको चीजें बताई वो कानूनी इम्प्लीकेशंस थे। अगर केजरीवाल साहब अगर दोबारा बुलाया जाता है और नहीं जाते हैं तो ईडी जो है वो क्या क्या कर पाएगा। जो पीएमएलए का कोर्ट है वो क्या ऑर्डर कर सकता है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अगर आप बार बार बुलाने पे नहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आज आप नहीं गए, कल ईडी ने फिर एक समन नोटिस कर दिया कि आप 4 तारीख को आ जाओ, ये नहीं गए, फिर बोला 6 को आ जाओ, ये फिर नहीं गए, फिर वो क्या करेंगे, वो जाएंगे पीएमएलए कोर्ट में। जब कोर्ट में जाएंगे फिर कोर्ट क्या करेगा इसको समझना जरूरी है। The court may compel the attendance of any person to whom a summon has been issued under Section 30 and for that purpose may issue a warrant for his arrest. पुलिस ये कह सकती है केजरीवाल साहब को हथकड़ी लगा के लाया जाए। ईडी का ये ऑर्डर हो सकता है क्योंकि ईडी को ये पावर जो सीपीसी के अंदर दी हुई है वो पावर पीएमएलए के पास भी है। अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी। शीश महल तो खैर इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इनकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टीज है उसको अटैच करके बेचा जा सकता है। इम्पोज ए फाइन अपॉन हिम, उन पे फाइन भी लग सकता है। ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम इन सिविल प्रिजन। इनसे बोलिए कि आप कब उपस्थित होंगे और अगर डिफॉल्ट होता है ये नहीं आते हैं आप इनको उठा के जेल में भी डाल सकते हैं। तो कुल मिला के केजरीवाल साहब बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, अब इनको तो कटघरे में आना ही पड़ेगा। ये तो था दोस्तों अभी तक इसका लीगल एस्पेक्ट। अब थोड़ा सा हम इसका पॉलिटिकल डायमेंशंस भी समझ लेते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम्स इन्होंने अपने लिए बढ़ा दी हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज की कार्रवाई सुसाइडल है। ये मूर्खता कि क्यों करी इन्होंने, किसने इनको एडवाइस करी मुझे नहीं पता। अगर मैं इनको एडवाइस कर रहा होता तो मैं ये कहता रेस्पेक्ट द समन, आपको नहीं जाना रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव जाके बोलता कि सर अभी सीएम साहब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे ये कागज लेके मैं आपको दे दूंगा, गिव मी अ वीक्स टाइम और 2 वीक्स टाइम। काम रुक जाता, 2 हफ्ते आप कैंपेनिंग करते रहते। तरीका होता है काम करने का। लेकिन ये क्योंकि अपने आप को दुनिया में सबसे बड़े ईमानदार और सबसे ज्यादा बुद्धिमानी समझते हैं, इसीलिए हर कदम पे सुसाइडल स्टेप लेते जा रहे हैं और इनके वकील भी शायद इनको ढंग से नहीं समझा पा रहे। सबसे बड़ी बात क्या हो गई दोस्तों, केजरीवाल समन से गायब हो गए। अब जब यह मुद्दा जाएगा, मान लीजिए कल को केजरीवाल साहब ईडी के पास जाते हैं, ईडी इनको अरेस्ट कर लेता है, इनके वकील कोर्ट जाते हैं बेल के लिए। ईडी बोलेगा साहब यह आदमी भरोसे लायक नहीं है, ये भाग सकता है, ये पिछली बार भी समन में नहीं आया था और गोली देके गायब हो गया। कोर्ट क्या रुक लेगा, कहीं नहीं ये भागेगा नहीं कि साहब ये आदमी फरार हो सकता है, इसकी टेंडेंसी है, नॉन कोऑपरेटिव आदमी है। कोर्ट जो इनके लिए सिंपैथी रखता शायद कोर्ट नहीं रखेगा। एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं दोस्तों। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया था कि ये अपॉइंटमेंट पोस्टिंग अपने लेवल पे कर सकते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्हीं अधिकारियों के ट्रांसफर किए जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपको क्या लगता है कोर्ट ने और समाज ने नहीं ये देखा था? सबने देखा था। फिर आधी रात को फाइलों की चोरी कराई गई जिनमें एविडेंसेस थे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जब भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक नहीं सुनी।
क्योंकि जजेस को समझ में आ गया कि ये आदमी क्रिमिनल माइंडसेट का है। हमने इसको रिलीफ दिया कि ये ढंग से काम करेगा, लेकिन इसने हर रिलीफ का मिसयूज किया और एक क्रिमिनल इंटेंट से इसने काम किया। अब देख लीजिए, उसके बाद जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ उसके खिलाफ ये स्टे लेने गए हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डेट तक नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट इज नॉट इन अर्जेंसी। उससे पहले उन्होंने 370 की बात सुनी, उसके बाद 50 और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। केजरीवाल का नंबर नहीं आया, और नंबर आया किसका? संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का। अलग अलग कोर्ट्स में और सब जगह उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब कोर्ट ये समझ गया कि ये लोग भरोसे लायक नहीं है। और जो हरकत आज केजरीवाल ने करी है, इससे केजरीवाल की जो पर्सनल इमेज, जो थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट केजरीवाल के ऊपर था कि ये आदमी ईमानदार हो सकता है, ये कोऑपरेशन देगा, इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा अपनी इमेज बचाने के लिए, ये भगोड़ा निकला, ये भाग गया। और आर्ग्यूमेंट क्या दिए वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब केजरीवाल ने सिर्फ अपने लिए नहीं, जितने इनके साथी जेल में हैं सबके लिए मुसीबत कर दी, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई ये कहेंगे कि सब ये लोग भरोसे लायक नहीं है, ये फरार हो सकते हैं और इन्वेस्टिगेशंस रुक जाएगी। और हम इस समय, हमारे पास 6 से 8 महीने में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है, तो आप बेल मत दीजिए, सारी इन्वेस्टिगेशन डिरेल हो जाएगी, वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो प्लीज कोऑपरेट विद अस, डोंट गिव देम बेल। इनका क्या होगा? ये जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा जनता में इस बात की हमेशा एक पॉजिटिव इमेज होती है, चाहे आदमी कितना भी खराब हो, कम से कम इसने कानून का सम्मान तो किया, ईमानदार तो था, ह्यूमिलिएशन तो नहीं किया इसने किसी का, इंसानियत तो थी। समाज में ये चीजें प्रीमियम है, ईमानदारी, इंसानियत, कानून की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, समाज के लिए काम करना। आप कितने बड़े भी क्रिमिनल हो, अगर आप ये अच्छे काम करते हैं, एथिकल काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो समाज आपके लिए एक सिंपैथी डेवलप करता है। आज तक जो लोग केजरीवाल को अपराइट मानते थे कि ये अपने आप को भगत सिंह की औलाद मानते हैं, तो भगोड़े निकले। भगत सिंह ने तो नहीं कहा था कि मैंने बम नहीं फेंका, उन्होंने कहा जी हमने तो फेंका था। और वो तो घटनाक्रम से भागे भी नहीं थे, पुलिस ने आके जब उनको अरेस्ट किया वो भागे तो नहीं थे। तो ये कौन से भगत सिंह को फॉलो कर रहे हैं? ये कौन से महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं? महात्मा गांधी कहा था कि नशाबंदी होनी चाहिए, इन्होंने दारू पिलाई। भगत सिंह ने कहा था कि हम लड़ेंगे अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए, ये भाग लिए। अंबेडकर साहब ने कहा था कि कानून और संविधान सबसे ऊपर होगा, ये सारे कानूनों को दता बता रहे हैं। तो ये किसकी सुन रहे हैं? इनके फिलोसफर्स कौन है? कौन है इनके रोल मॉडल? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब जो सुप्रीम कोर्ट इनको शायद रियायत देता, मुझे लगता है कि वो भी नहीं मिल पाएगा। कुल मिला के दोस्तों स्थिति ये है, दोबारा समन इश्यू होगा और जल्दी ही होगा। अब जो अधिकारी हैं वो और सख्त होंगे, केजरीवाल पे निगाहें रखी जाएंगी और हो सकता है कि जहां जहां ये अपने इलेक्शन कैंपेन में जाएं, इनकी फजीयत ज्यादा हो। क्योंकि जब आप कैंपेन में जाएंगे, पत्रकार पूछेंगे आप क्यों भागे, ये क्या जवाब देंगे? कानूनी हिसाब से ये गलत है, और जितना ये अपने आप को डिफेंड करेंगे उतना ये गलत स्टेटमेंट देने के आरोप में घिरते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम मुझे लगता है केजरीवाल के लिए पॉलिटिकल सुसाइड था, क्योंकि झूठे एविडेंस देने के आरोप में 7 साल की सजा, मान लीजिए 2 साल ही हो जाती है, 2 साल की अगर सजा हो जाती है तो कुर्सी जाएगी, एमएलए एमपी की पोजीशन जाएगी, रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद 2 साल की जब सजा काट के बाहर निकलेंगे तो 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, तो 8 साल। इसका मतलब 24 का चुनाव, दिल्ली विधानसभा में 25 का चुनाव, ये नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद 5 साल और 29, और दिल्ली विधानसभा 30, ये वो नहीं लड़ पाएंगे। इनको फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा 34 और 35 में, 10 साल बाद। और आज की स्थिति अगर हम देखें तो 12 साल बाद। 12 साल में केजरीवाल साहब की उम्र हो जाएगी करीब 70 साल के आसपास, करीब 67-68 ईयर्स के आसपास हो जाएंगे।
पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दागी चेहरे को अपने साथ क्यों जोड़ेगा? मास बेस इनका है नहीं, पॉलिटिकल इक्वेशंस इन्होंने किसी से बनाई नहीं। बिजनेस कम्युनिटी और बाकी जनता में जो भी आदमी अच्छा काम कर रहा था, इन्होंने सबको गालियां दी, सबको बुरा भला कहा, सबको इंसल्ट किया। तो ये करेंगे क्या? हाँ, ये हो सकता है कि जो इन्होंने लीकर घोटाले में शायद दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी बना ली हो, ये भारत से चुपके से निकले और वहां जाके एक गुमनाम जिंदगी जी सकते हैं। शीश महल में रहने का सुख तो इनको अब शायद ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है आज के घटनाक्रम पे? क्या केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को रिजेक्ट करके सही किया? अब ईडी क्या करेगा और उसके बाद केजरीवाल का क्या होगा? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिखिएगा, डिटेल में लिखिएगा। पढ़ने में पता लगेगा कि आपके विचार कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपको लगता है कि केजरीवाल के लिए क्या उम्मीदें बाकी हैं। मुझे भी सीखने को मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है। आपके सब दोस्तों को ये जानना ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन डिटेल आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। केस ही ऐसा था जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।